नाउ स्टार्ट सेलेक्टिव प्रिसिपिटेट। तो ध्यान देना, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेट में एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर लिया गया और इसमें पहले से Zn+2 और Mg+2 दोनों पहले से सोलूबल है और दोनों का कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻² मोलर 10⁻² मोलर। बाहर से सल्फाइड आयंस को इसमें मिलाया गया, तो मिलाया गया, हम मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, एक समय ऐसा आएगा कि इनमें से कोई एक Zn+2 ZnS बन जाएगा और पीपीटी बना देगा, क्योंकि वो सोलूबल, क्योंकि मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे, सैचुरेशन आने के बाद वो क्या बना देगा, पीपीटी बना देगा। Mg भी Mg मिलाओगे तो मिलाते जाओगे सोलूबल होता जाएगा, सोलूबल हो जाएगा, एक समय ऐसा है कि इसको वो प्रिसिपिटेट बना देगा MgS के फॉर्म में। तो दोनों प्रिसिपिटेट बना सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ZnS का KSP 10⁻⁶ दिया हुआ है, 10⁻⁴ है। मुझे ये बताओ कि प्रिसिपिटेट कौन होगा, MgS होगा या ZnS होगा? ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए। और कल मैं एक क्वेश्चंस ऐसा करवाया था, आवाज तो आ रही है ना, सबको आवाज आ रही है ना, वॉल्यूम आ रहा है सबको ना? ओके, तो मुझे बताओ जल्दी से प्रिसिपिटेट कौन बनाएगा? इतना तुम लोग गलत जवाब दियो, 1-2 सही दिया है, मधुरा और परी, और एक लास्ट में पता नहीं नाम नहीं है, ज्ञात्री, गलत। MgS क्यों होगा? KSP क्या बताता है? KSP क्या बताता है? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, यानी अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी, यानी सोलुबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन। किसका सोलुबिलिटी ज्यादा है? KSP किसका ज्यादा है? KSP किसका ज्यादा है? इसका मतलब इसके अंदर सोलुबल करने का क्या है, कैपेसिटी ज्यादा है। देखो KSP क्या होता है, तो मान लो ZnS लिखोगे, ZnS क्या लिखोगे, Zn+2 और S-2, इसका मान लो x है, इसका x है, x²। अब सोचो KSP कम है तो सोलुबिलिटी भी कम होगा, तो अगर तो सोलुबिलिटी भी कम होगा। अब मान लो एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा है, तो खाना हम दोनों को खिला रहे हैं, तो पेट किसका पहले भर जाएगा? जिसका कैपेसिटी कम होगा पहले पेट भर जाएगा उसका, तो छोटा बच्चा जो है उसका पहले पेट भर जाएगा, और जो बड़ा वाला है उसका कैपेसिटी ज्यादा है, उसको जल्दी पेट नहीं भरेगा। तो पेट भरना वो सोलुबिलिटी को बताता है, तो KSP कम तो सोलुबिलिटी कम, और जब पेट भर जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, यानी सैचुरेशन में आ जाएगा, और उसके बाद खिलाओगे तो पीपीटी बना देगा वो। तो KSP कम तो सोलुबिलिटी कम, सोलुबिलिटी कम तो उसका फास्ट पीपीटी बनेगा। कल एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था मैंने, और एक कंसेप्ट है, इसको लिख लेना, भूलना मत कभी। KSP कम तो सोलुबिलिटी कम, सोलुबिलिटी कम तो वो जल्दी से प्रेसिपिटेट बनेगा, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी खत्म हो गया है, उसमें डिजोल्व करने का कैपेसिटी खत्म हो गया है। तो अब जल्दी बताओ कि दोनों में से कौन जल्दी, फिर से बताओ आंसर, जल्दी कौन पीपीटी बनाएगा? अब समझ में आया क्या? ZnS बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसका KSP कम है,
केएसपी कम है मतलब इसके पास सॉल्यूबल करने का कैपेसिटी क्या है, कम है। कम है तो तुम मिलाते जाओगे, इसके पास सॉल्यूबल होने का कैपेसिटी कम है, ये तुरंत बोलेगा कि हम सैचुरेशन में आ गए, हम अब पीपीटी बनाएंगे एक भी मिलाओगे तो। लेकिन ये बोलेगा नहीं, हमारे पास अभी क्षमता है, कैपेसिटी है, हमें डिसोल्व करो, हम नहीं अभी पीपीटी बनाएंगे, क्योंकि हमारा केएसपी ज्यादा है, यानी हमारे को कैपेसिटी ज्यादा है अपने अंदर डिसोल्व करने का। तो याद रखना, जो हम तुम्हें पीपीटी पढ़ा रहे थे प्रिसिपिटेट, उसमें पहले हम एक ही आयंस लिया करते थे, अब हम 2 आयंस ले रहे हैं। तो 2 आयंस में से दोनों का केएसपी दिया जाएगा तभी तुम डिसाइड कर पाओगे, विदाउट केएसपी डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम। तो केएसपी कम है इसीलिए इसके पास कैपेबिलिटी कम है, कैपेबिलिटी कम है तो इसीलिए जल्दी से मतलब ये सैचुरेशन में आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। खाना खाते गए जल्दी पेट भर गया। अब छोटा बच्चा का जल्दी पेट भर गया, तो जल्दी पेट भर गया तो सैचुरेशन में जल्दी आ जाएगा, तो जल्दी से सैचुरेशन में आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम मिलाएंगे तो पीपीटी बना देगा। कल एक याद होगा तुम लोगों को क्वेश्चंस मैंने कराया था, लेवल 3 का एक क्वेश्चंस करवाया था मैंने, लास्ट में जाते जाते क्वेश्चंस तुम्हें करवा के गया था मैं, लेवल 3 का था, उसमें जेडएनएस वगैरह। लेवल 3 का कौन सा क्वेश्चन था, जिसमें बोला था कि कौन पहले पीपीटी बनेगा। रुक जाओ, अभी वो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ट्वेंटी नंबर है क्या? हाँ 20 नंबर। इसमें आयरन Mn+2 है, आयरन +2 है, जिंक +2 है, मर्क्यूरी +2 है। कल तुम्हें करवाया था, केएसपी दिया हुआ था, अब बोल रहा था कि कौन प्रिसिपिटेट फर्स्ट, कौन पीपीटी पहले बनेगा। तो देखो जिसमें जिसका केएसपी कम है वो पहले पीपीटी बनाएगा। ये लेवल 3 का कल क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये जानबूझ के करवाया था क्वेश्चन ताकि हम इस टॉपिक को पढ़ा सके। तो इसमें अब आगे डाउट मत रखना, जिसका केएसपी कम होगा, कैपेसिटी कम होगा डिसोल्व करने का, उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, वो जल्दी से पीपीटी बना देगा। क्लियर है बात? ये बात क्लियर ना सबको? डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, हम लैब वगैरह में जब टेस्ट करते हैं तो एक से ज्यादा आयंस होते हैं उसके अंदर, तो हमें किसी एक ही आयंस को हमें पीपीटी बनाना होता है, दोनों को पीपीटी नहीं बनाना है। तो कहने का मतलब है कि इसको एक लिमिट तक ही मिलाएंगे, और जिसे समझ में आ गया कि ये पीपीटी बनाएगा, तो हम एक लिमिट तक ही मिलाएंगे तो ये पीपीटी बनेगा। अगर कुछ ज्यादा मिला देंगे तो ये भी पीपीटी बन जाएगा। तो वो हमें रेंज निकालना है कि किस रेंज तक हम मिलाएं कि जेडेन का ही पीपीटी बने, एमजी का पीपीटी नहीं बने। समझ में आया क्या? जैसे मान लो एक छोटा बच्चा खाना खा रहा है, एक बड़ा वाला खाना खा रहा है, तो दोनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हमें ये बोलना है कि हमें उतना ही खाना खिलाना है कि एक पहला वाला पीपीटी बना दे, मतलब सैचुरेशन में आ जाए, पीपीटी वो बनाए। दूसरा वाला का जैसे ही पहला वाला बना दे वहीं पर खाना रोक देना है। तो इसको मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, ये पीपीटी जैसे बनाया वहीं पर इसको रोक देना। अगर छोटा बच्चा यशराज हो तो भेजा नहीं होता। ऐसा है क्या? यशराज ज्यादा खाता है क्या? नहीं नहीं, यशराज नहीं है वो, ओमकार है वो। ये बात समझ में आया? मैं क्या टॉपिक क्या चल रहा अपना? तो सल्फाइड को मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, ये पीपीटी बनाया, हाथ खड़ा कर दिया कि अब मत मिलाओ,
हम पीपीटी बन गए, अगर ज्यादा मिलाओगे तो ये भी बन जाएगा। तो हमें एक ही को पीपीटी बनाना है, इसलिए टॉपिक का नाम है सिलेक्टिव प्रिसिपिटेट, यानी किसी एक को ही पीपीटी बनाना है जो पहले बन रहा है। तो हमें उस जितना हमने कंसंट्रेशन मिलाया है वहीं पर उसको रोकना पड़ेगा। और हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि बताओ कि सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन क्या होगा जब एक ही पीपीटी बने, दूसरा वाला का पीपीटी ना बने। तो क्वेश्चंस को हम और आगे लेके चलेगा। एक तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा लॉजिकल, इसका जवाब दोगे। अब ध्यान दो, हम कितना मिलाएं कि केवल जेडएनएस पीपीटी बने, एमजीएस पीपीटी ना बने। तो ओनली जेडएनएस विल फॉर्म पीपीटी। केवल हमें जेडएनएस को पीपीटी बनाने के लिए हम इसके पास जाएंगे, एमजीएस के पास। क्यों जाएंगे एमजीएस के पास, अभी देखो। एमजीएस के पास जाएंगे और Mg+2 और S-2, ये मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां से हम Ksp लिखेंगे। Ksp इक्वल टू Mg+2 का कंसंट्रेशन और सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन। MgS का कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁴, Mg का कंसंट्रेशन दे रखा है 10⁻², ठीक है। और यहां पर हो जाएगा सल्फाइड आयंस, तो सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁴ है, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, कि जब इतना सल्फाइड मिलाओगे तब ये एमजीएस सैचुरेशन में आ जाएगा। जब इतना सल्फाइड मिलाओगे तो एमजीएस सैचुरेशन में आ जाएगा, यानी इसकी खतरे की घंटी बज जाएगी कि अब इससे ज्यादा अगर तुम डालोगे तो एमजीएस भी प्रिसिपिटेट बना देगा। अब हम बोलेंगे कि सल्फाइड आयंस का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो लेस देन 10⁻² होना चाहिए। अगर तुम इससे थोड़ा भी ज्यादा किए तो ये भी बना देगा। हम लिमिट इससे तय करेंगे, लिमिट इससे तय नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे सल्फाइड आयंस शुड बी लेस देन 10⁻², दैट्स व्हाई ओनली MgS will be form PPT and ZNS will be not form PPT, क्योंकि ये ZNS will form PPT, MgS will not form PPT, क्योंकि ये MgS के लिए लिमिट है। तो हम लिमिट जिसका Ksp ज्यादा होगा उससे तय करेंगे, उससे कम होना चाहिए। और यही टॉपिक का क्वेश्चन है और यही हमें आंसर करना है। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल से और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से। क्या ये बातें समझ में आई? तो सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन 10⁻², तो हम लिमिट जिसका Ksp ज्यादा होगा उससे तय करेंगे। इससे कम रखोगे तो MgS ZNS बनेगा, MgS नहीं बनेगा। तो हमें जो लिमिट तय करना है वो जिसका ZNS ज्यादा है उससे तय करना है, उससे कम रखना है। और किससे ज्यादा अगर इन बिटवीन बताना है तो इससे इसका लिमिट और इसका हाईएस्ट लिमिट, मतलब इनके बीच में रखना है। तो इनके बीच में इससे लोअर लिमिट तय होगा और इससे हायर लिमिट तय होगा। डू यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट? इस टॉपिक का इसलिए नाम पड़ा हुआ है सिलेक्टिव प्रिसिपिटेट। केवल एक ही को पीपीटी बनाना है, दूसरे को पीपीटी नहीं बनाना है। इस पे 2 लॉजिकल क्वेश्चन आता है, एक ये और न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स भी आसान है, तुम्हें हमेशा प्रिसिपिटेट हायर से डिसाइड करना है, यानी हायर लिमिट से तय करना है। इसको लिख लो, फिर हम आते हैं। ये अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला टॉपिक फिनिश हुआ। तो इसमें Ksp निकालने आना चाहिए। किसी के अंदर आए तो किसके अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आता है। इससे pH का क्वेश्चन आएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं तुम लोग को वॉल्यूम से डिस्कशन करना है। अब वॉल्यूम से डिस्कशन करने के पहले थोड़ा सा मैं ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का रिवीजन कर, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना। मैं जो भी बताऊंगा वो MCQ के रिगार्डिंग सारे बात करेंगे और सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना, क्योंकि हर पॉइंट्स अपने आप में इक्वेशन होगा। तो मैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, आवाज कट हो रहा है क्या?
अभी आ रही है क्या आवाज? हम यहाँ पर देखो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का थोड़ा रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में क्या पढ़ना, देखो अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये ध्यान से सुनते रहना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया जाए तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है। हाँ, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो जाए तो एसिडिक बन जाएगा ना। इस केस में पीएच 7 आएगा, वो हम आगे बात कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस में जो सॉल्ट बनता है वो बनता है एसिडिक। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका नाम लिया जाता है। और वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस में जो सॉल्ट बनता है वो बनता है बेसिक। और फोर्थ है वीक एसिड और वीक एसिड में जो सॉल्ट बनता है तो नॉर्मली हम डायरेक्ट न्यूट्रल नहीं, डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और किसका कम है। तो इस पे हम लॉजिकल इक्वेशन आगे बात करेंगे। अब ध्यान देना, तुम्हें डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहां से उठाएगा। कैसे? ये तुमसे पूछ देगा कि बताओ K2S क्या है, तो K2S तुम्हें सॉल्ट दिया जाएगा। तो जब सॉल्ट दिया जाएगा तो उसके पेरेंट्स के पास जाओगे, क्योंकि सॉल्ट कहां से मिलकर बना होता है? पेरेंट्स से। तो इनके पेरेंट्स कौन है? इसके पेरेंट्स है KOH और H2S है। KOH और H2S से मिलकर बना है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का द्वारा बनाया गया सॉल्ट क्या होगा? बेसिक। तो दिस वन विल बी बेसिक। तो एक क्वेश्चन यहां से उठता है, तो जब जब सॉल्ट दिया जाएगा तब तब तुम उसके कहां से वो मिल के बना है वहां पर जाओगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको सॉल्ट दे दिया जाएगा और आपको पता लगाना होगा, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। दूसरा बात, हम ढूंढने चलते हैं कि आखिर क्यों और बेसिक क्यों, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछेगा? तो मैं लॉजिक बता रहा हूं इसका कि ये सब एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल कैसे हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं और इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो हमने सॉल्ट ले लिया NaCl, तो NaCl किस टाइप का सॉल्ट है तो हम पता लगाएंगे किससे मिलके बना होगा। तो ये मिलके बना होगा NaOH और HCl से, तब NaCl बना होगा। ठीक है। अब क्या होगा? NaCl सॉल्ट है। सॉल्ट जो है पानी में 100% डिसोसिएट होता है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो जब तुम पानी में इसको डुबा दोगे तो डुबाने के बाद ये NaCl टूट जाएगा। जो पहले जुड़ के रहा था वो पानी विलयन का काम करेगा, दोनों को तोड़ देगा। दोनों को जो पहले एक साथ रहते थे अब दोनों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों परेशान हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पानी दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अब इसके हम नेचर के बारे में पता लगाएंगे। ध्यान से सुनना हर पॉइंट के बारे में कि केटाइन और एनाइन का नेचर कैसा है, हम ये पहले पता लगाएंगे। समझ लो। तो ये चीज आया स्ट्रॉन्ग है, इसका बच्चा ये वीक होगा। उल्टा होता है, कंजुगेट इसका वीक होगा। ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका Cl- वीक होगा। और वीक को पावर नहीं होता है पानी से टकराने की, क्योंकि ताउती तूफान नहीं है कि पानी से टकरा जाएगा। तो इसको वीक को पानी से नहीं टकराता है, यानी इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। इस केस में केटाइन और एनाइन का दोनों का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इसलिए पानी का H+ और OH- मेंटेन रहता है। जब H+ और OH- मेंटेन रहेगा तो pH यानी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। समझ लो का? ये बात क्लियर हो गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो इसमें इनमें से किस सॉल्ट हाइड्रोसिबल नहीं है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड
बनाया गया सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। आवाज आ रही है क्या? जो होगा उसका हाइड्रोलाइसिस से पॉसिबल नहीं है। ये बात क्लियर हो गया? नो हाइड्रोलाइसिस। क्यों हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है? दोनों वीक है और वीक पानी से टकराएगा नहीं, क्योंकि वीक के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पानी से टकरा जाए, तो देयर इज नो हाइड्रोलाइसिस। तो इस केस में हम आगे नहीं जाएंगे, यही इसका खेला खत्म हो जाता है, इसका गेम खत्म। अब आते हैं इस पर, सेकंड वाले पे। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, NH4Cl। हम एग्जाम्पल लेते हैं, NH4Cl सॉल्ट है, तो हम सबसे पहले पता लगाएंगे कि इनके पेरेंट्स कौन है। तो इसका पेरेंट्स है NH4OH और ये है HCl, इनसे मिलके बना है ये दोनों को रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा। तो बनेगा तो अब समझ में आया कि ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनके द्वारा बनाया गया सॉल्ट एसिडिक होगा। एक क्वेश्चन तो यहां से उठाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में सोचो, जैसे ही इसको तुम पानी में डालोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, जैसे ही तुम इसको पानी में डुबाओगे तो ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाएंगे। टूट गया ये, ठीक है। अब इसके बारे में पता लगाएंगे क्या है, तो यहीं से पता लगाएंगे, इस आयंस के बारे में पता लगाएंगे। ध्यान से सुनना, स्टेप क्या है? तोड़ोगे पता लगाओगे, तोड़ दिए पता लगाओ। ये वीक है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंजुगेट क्या होगा? वीक है। इसलिए तो तुम्हें बफर में लेके गए थे, तो हम वहां पर वीक वाला के साथ सॉल्ट बना रहे थे, कंजुगेट के साथ, क्योंकि वीक पानी के कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या ये पानी को कुछ बिगाड़ पाएगा? तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। हाइड्रोलाइसिस, पानी के साथ रिएक्शन करने को क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। ये पानी के साथ रिएक्शन जाएगा? हाँ जाएगा। पानी का क्या उड़ा देगा? तो पानी का ये OH ले लेगा। इस तरह से पानी में, पानी का OH ये गेन कर लिया और H छोड़ दिया, तो छोड़ देगा तो पानी कैसा हो जाएगा? एसिडिक। तो इसीलिए ये एसिडिक कहलाता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? और यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि NH4Cl में बताओ कि केटाइनिक का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है कि एनाइनिक का हो रहा है। तुम क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ, किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है? केटाइनिक का या एनाइनिक का? केटाइनिक का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है या एनाइनिक का? परी कैंसर आया, बाकी क्या? मधुरा बिल्कुल सही है, केटाइनिक का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। ये केटाइन है ना, इसी का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। एनाइनिक का हो रहा है क्या? एनाइनिक का हो रहा है क्या? नहीं। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा कितना स्टेप हमें जाना है। तो सॉल्ट पे सब गेम खेल देना है। सॉल्ट कहाँ से मिल के बना है? ये मिल के बना है, तो ये पानी में डालने के बाद इनका नेचर क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। वीक है, वीक का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो हियर केटायंस विल बी undergoes hydrolysis, anion will not goes undergoes hydrolysis। समझ गया? समझ में आ गया ना? चलिए, और इसीलिए सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, क्योंकि पानी का H प्लस OH को गेन कर लिया, H को छोड़ दिया। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि केटाइनिक का हाइड्रोलाइसिस होगा कि एनाइनिक का, तो इसको अलर्ट रहना। अब आगे क्या होगा बाद में बात करेंगे कि इसका पीएच बताओ सर, सब बताएंगे, अभी स्टेप वाइज सीखो। अब तीसरे पे आते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। वीक एसिड CH3COONA, एक सॉल्ट लेते हैं, सोडियम एसिड।
सोडियम एसीटेट किसका बच्चा है? तो ये है CH3COOH का और AOH। इनसे मिलके ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का है, इसलिए सॉल्यूशन बेसिक होगा। जो स्ट्रॉन्ग हो वो नाम लेंगे। आगे क्या क्रियाक्रम कर देंगे हम? तो हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, पानी में डाल देंगे। पानी में डालेंगे तो ये टूटेंगे, पहले जुड़े थे अब टूट जाएंगे। ठीक है, अब ये टूटेगा तो ये वीक एसिड है, इसके पता लगाएंगे। ये वीक है तो कंजुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग था तो इसका कंजुगेट क्या होगा? वीक। तो इसमें इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि वीक का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है और इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यानी ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। और जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो CH3CO माइनस प्लस वाटर ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ये एसिड बन गया तो मत सोचना कि एसिड हो गया, ये OH को रिलीज कर दिया, H को गेन कर दिया। दैट्स वाई सॉल्यूशन फॉर्म बेसिक, क्योंकि H को कर लिया और OH की संख्या बढ़ गया। तो इस केस में एनायनिक विल अंडरगोज hydrolysis but cationic will not undergoes hydrolysis. Voice is cutting. क्या ये बात समझ में आई? सबको समझ में आया ना? तो किस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा? एनायनिक का। तो अब तुम डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, देखो कैसे। इतना करने के तुल तगाड़ नहीं है तुम्हें। अब तो हमने तुम्हें समझाया, हमें अगर करना होता तो हम कैसे करते हैं? सॉल्ट दिया है तो सॉल्ट को पहले हम पहचान लेते हैं कि ये इसमें दोनों का नेचर क्या है। तो ये NH4OH आया होगा, एक लाइन में करना है तो वो वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा। और ये HCl आया होगा, तो HCl आया होगा तो ये वीक होगा, ये पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। हो गया काम हमारा, केटायनिक और एनायनिक एक लाइन में ही से निकल जाता है। हटा दो उसको। So this one will undergoes hydrolysis and this one will goes hydrolysis. Here anion will go hydrolysis, here cation will goes hydrolysis. Here nothing, नहीं तो cation जाएगा और नहीं तो anion जाएगा। कोई भी हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, वीक एसिड और वीक बेस, यानी CH3COONH4। अब यहां से ये सॉल्ट है तो ये किससे मिलके बना होगा? CH3COOH से और NH4OH से। ये वीक बेस है और वीक एसिड है। समझ में आ गया? अब इसके द्वारा बनाया गया कंजुगेट, पानी में इसको डुबा दो तो ये बन जाएगा CH3CO माइनस और ये बन जाएगा NH4+। इसका नेचर कैसा है? ये वीक स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा। लो, ये क्या हो गया? हो गया कि दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो क्या कौन से पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोलाइसिस में? तो हाइड्रोलाइसिस में यानी वाटर के साथ रिएक्शन कौन करेगा? तो ये करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। क्या ये करेगा? तो हाँ ये करेगा। यानी इस केस में वीक एसिड और वीक बेस के द्वारा बनाया गया सॉल्ट, सोचो उसका दोनों का कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बनेगा और बोथ आर टेक पार्टिसिपेट। इसमें दोनों नहीं कर रहा था, इसमें दोनों कर रहा है। ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब CH3COH पानी के साथ जब टकराएगा तो इसका CH3COOH बन जाएगा और OH रिलीज कर देगा। और ये पानी के साथ जब टकराएगा
तो NH4 और ये वाटर बन जाएगा, सॉरी NH4OH बन जाएगा और H प्लस रिलीज कर देगा। अब अगर एक OH को छोड़ रहा है और एक H प्लस को छोड़ रहा है, तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों सेम अमाउंट हुए तो H प्लस और OH का जो कंजप्शन होगा, H प्लस और OH का जो कंजप्शन होगा वो इक्वल होगा। H प्लस और OH का जो कंजप्शन होगा वो इक्वल होगा। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं है तो फिर तो एक H प्लस को ज्यादा लेगा या OH को ज्यादा लेगा। तो ये डिपेंड करता है ये दोनों सेम है कि नहीं है। इसीलिए यहां पर हमें सस्पेंस बना होता है कि किसका वैल्यू ज्यादा है। अगर यहां पर इसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो ये बेसिक बनेगा। तो वहां क्वेश्चंस में मैं आगे बता दूंगा कि कहां पर कैसे वैल्यू चेक कर लिया जाएगा। लेकिन इस बात को दिमाग में रखना कि ये डिपेंड करेगा कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल अमाउंट में H प्लस और OH माइनस को कंज्यूम करेंगे और पीएच डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि पीएच के लिए H प्लस और OH मैटर करता है। तो यहाँ पर दोनों में से दोनों कंज्यूम अगर इक्वल अमाउंट में करे तो फिर न्यूट्रल बना रहेगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, ये ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन पे। तो इसके बारे में हम कैसे मालूम करेंगे, तो मैं तुम्हें आगे पीएच में बता दूंगा, वो क्वेश्चंस में कैसे देगा, कंसंट्रेशन कैसे देगा वो हमें आगे बता दूंगा। तो इस केस में केटाइन और एनाइन बोथ आर टेक पार्टिसिपेट इन दी हाइड्रोलाइसिस। ओके ना, बोथ विल टेक पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलाइसिस। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां तक अभी तक हम लॉजिकल बातें कर रहे थे, यहां तक हम लॉजिकल बातें कर रहे थे। ये सब क्यों आया, ठीक है, किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, केटाइन का होगा, एनाइन का होगा। इससे क्वेश्चंस 2-3 टाइप का पूछा जाता है। अब आते हैं हम, जब इसका हाइड्रोलाइसिस ही नहीं होता है तो हम इसके बारे में फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं। इस केस में पीएच क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। अब हम इस 2, 3 और 4 के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, 2, 3 और 4 के बारे में स्टडी करेंगे। अब ध्यान देना, अब इस केस में जैसे तुम के ए इक्वल टू क्या लिखते थे, के डब्ल्यू अपॉन के बी लिखते थे, ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखो, अब के एच नहीं है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस यहां डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं थोड़ा सा एक बता दे रहा हूं, तुम डायरेक्ट भी याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा NH4OH और यहां से बन जाएगा OH H प्लस। तो ये कितने हाइड्रोलाइसिस हो गया, तो हम इसको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, यानी यहां से के लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा NH4OH और ये हो जाएगा H प्लस और यहाँ पर ये हो जाएगा। वाटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी, वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये केच कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ केच, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। जैसे हाइड्रोलाइसिस के था, के बी था, के सी था, ठीक है, के डब्ल्यू था, उसी तरह से के एच आ गया। हाइड्रोलाइसिस के लिए एच लिखते हैं और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है के डब्ल्यू। ये प्रूव करके मैं बताया था और तुम्हें बार बार प्रूव करने की इससे कोई नीड नहीं है, और एग्जाम में तुम्हें ये नहीं कि प्रूव करके बताना है। तो बताया था तो तुम डायरेक्ट याद रखोगे, मैं तुम्हें याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ। क्या, जो पार्ट वीक होगा उसको तुम नीचे लिखोगे, यानी के डब्ल्यू अपॉन के बी लिखोगे। क्योंकि वीक वाला को क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि वीक वाला का जो कंजुगेट बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा और वही हाइड्रोलाइसिस को जाता है। वही यहाँ पर कौन हाइड्रोलाइसिस हो गया है, NH4 प्लस गया है, क्योंकि ये जो सॉल्ट लिया था हमने ये वीक था और ये स्ट्रांग बना, तो यही ना पानी के साथ रिएक्शन करने गया था, यही ना हाइड्रोलाइसिस हुआ था, इसीलिए इसको ये लेंगे। इसको डायरेक्ट याद रखना, इसके बारे में तो हम सोचेंगे ही नहीं। के एच इक्वल टू यहाँ लिखेंगे के डब्ल्यू, यहाँ वीक कौन है, वीक है एसिड, तो के बी लिखोगे। यहाँ के एच कैसे निकालोगे, के डब्ल्यू, दोनों वीक है तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों लिखो, दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये तुमसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स बेस पे। तो मैं तुम्हें बता दिया, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं,
ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, तुम डायरेक्ट याद रखो, तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताओ, तो तुम बता ले जाओगे। वीक वाला को लिखना, ध्यान रखना। ये बातें क्लियर हो गई? अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तुम्हें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस अल्फा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब कितना पानी के अंदर टूटा, मतलब रिएक्शन किया। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुक में एच भी लिखा रहेगा, मैं तुम्हें अल्फा से बताता हूँ। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, याद करो, ओस्वाल्ड डाइल्यूट लॉ। ओस्वाल्ड डाइल्यूट लॉ में क्या याद करते थे, रूट अंडर के अपॉन क्या होता था, सी। याद है ना? अल्फा इक्वल टू क्या होता था, रूट अंडर के सी। अब इस केस में सेकेंड वाला मैं लिख दे रहा हूं। इस केस में अगर हमें अल्फा लिखना है या एच लिखना है, तो हम यहां लिखेंगे रूट अंडर, यहां हम लिखेंगे के एच अपॉन, वहां के ए लिखते थे, याद है ना, के अपॉन सी लिखते थे, तो यहां लिखेंगे के एच अपॉन सी। ठीक है, तो यहां भी के एच अपॉन सी लिखेंगे, के एच अपॉन सी। और यहां पर लिखेंगे हम फोर्थ में अल्फा इक्वल टू के एच अपॉन, केवल के एच लिखेंगे। तो यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा तुमसे, और यहां से एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है कि किसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर तुम बोलोगे कि वीक एसिड और वीक बेस का बना हुआ सॉल्ट का अल्फा या एच नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन टर्म नहीं होता है। अच्छा, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। तो न्यूमेरिकल्स का दूसरा पार्ट और न्यूमेरिकल्स का पहला पार्ट, न्यूमेरिकल्स का पहला पार्ट, ये न्यूमेरिकल्स का दूसरा पार्ट, एक लॉजिकल क्वेश्चन यहां पूछेगा। यहां पर ए सी नहीं आता है। ये दो पार्ट क्लियर हो गया तुम्हें? ये दो पार्ट क्लियर हो गया? ये बातें क्लियर हो गई, दो पार्ट है। चलो अब तीसरा पार्ट पे आते हैं, जहां फाइनल हमारा पॉइंट है, पीएच निकालना। तो पीएच निकालने के लिए अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पॉइंट नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। यही हाइड्रोलाइसिस को जाएगा ना, सेकंड वाला में ध्यान देना, इसलिए मैं 2 लिखा हूं यहाँ पे। यही हाइड्रोलाइसिस को जाएगा, तो ये जाएगा तो क्या बनेगा, NH4OH, और क्या रिलीज कर देगा, H+। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है पीएच निकालने के पहले, कि बताओ H+ का कंसंट्रेशन क्या है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ये लेवल 3 में क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। तो H+ का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, C अल्फा, वही जो पहले वाला है। अच्छा, अल्फा का वैल्यू क्या पुट करोगे, तो अल्फा का वैल्यू ये सेकेंड वाला KH/C पुट करेंगे। तो कंसंट्रेशन, क्योंकि इसी से पीएच निकलता है ना जी, तो इसमें H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, C अल्फा। तो C इंटू अल्फा का वैल्यू क्या लेंगे, KH/C, तो रूट अंडर KH/C। तो तुम एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल तुमसे यहां से पूछा जाएगा, ये लेवल 3 में क्वेश्चन है भी, कि बताओ कि अगर ये हाइड्रोलाइसिस को गया तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो C इंटू अल्फा। अब ये C को अंदर लेके जाओगे तो ये स्क्वायर के साथ अंदर जाएगा, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा KHC, यानी ये H+ का कंसंट्रेशन आ गया। अब H+ का जब कंसंट्रेशन आ गया तो तुम पीएच नहीं निकाल लोगे, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग। तो ये तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन ध्यान रखना ये ऐसे निकाला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। और H+ का कंसंट्रेशन कितना है, रूट अंडर KH/C, KH/C के पावर में 1/2 अंडर रूट था। अच्छा, यहां पर KH का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ध्यान देना, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है यहां से। अब KH को हम रिलेट कर देंगे यहां से, ये वीक वाला था ना, हाँ, तो मैं इस पार्ट को हटा दूं, ये स्पेस नहीं है, हमें उसी अल्फा से मतलब है, ध्यान देना है, ऑस्वाल्ड की तरह सब कुछ जाना। H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, C अल्फा, अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे, ये KH आ गया। अब ध्यान देना, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है H+ का पूछ लेगा, लेकिन H+ नहीं देगा,
चलो नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं इसको। थैंक्स टू ऑल।